जय नमस्कार मित्रों। तो यूपीएससी के अंदर हिस्ट्री एनसीईआरटी से जो आपको पढ़नी है, प्रतीक सर ने पिछले वीडियो में एंशंट प्राचीन भारत की जो हिस्ट्री की किताब पहले क्लास 12 की देखनी है और उसके बाद क्लास 6 की देखनी है, ऐसी हमारी बात हुई। अब इस सेशन के अंदर सर बताएंगे कि ये जो मध्यकालीन भारत और आज़ादी का संग्राम, ये दोनों की जो किताबें एनसीईआरटी पढ़नी है उसको कैसे हैंडल करें। सर फॉर एनसीईआरटी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 जो हमारी मिडिवल इंडिया की बुक है और स्टैंडर्ड 7th की किताब है अवर पास्ट 2, ये दोनों के दोनों मध्यकालीन भारत की किताब है। पहले उसको मैं बता देता हूँ थीमेटिकली कैसे देखना है। खास करके इसमें भी आप देखोगे तो थीमेटिकली दिया है, क्रोनोलॉजिकली नहीं दिया गया है। और इसमें टोटल पकड़ के चलिए कि 5 चैप्टर है। इसमें मुगल्स की कहानी है, मुगल्स के साथ विजयनगर की कहानी है, भक्ति सूफी है और विदेशी ट्रैवलर्स। ये बुक में से सर मैक्सिमम क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं। जैसे इसका पहला चैप्टर जो है वो विदेशी ट्रैवलर्स के बारे में है। अब कौन भारत में कब आया था वो कैसे पता चलेगा, तो वंस अगेन मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए बताया। ये सवाल सीडीएस में, जियो साइंटिस्ट में और अपन यूपीएससी में भी करते हैं कि मार्को पोलो कब आया। अच्छा, यहाँ ये नहीं दिया गया है कि कौन सी सदी में कौन इसका कंटेम्प्रेरी राजा था, तो वो आपको थोड़ा बहुत इनपुट डालना पड़ेगा, पर बेसिक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे पीटर मुंडी 1600 से लेकर 1667 के बीच में इंग्लैंड से आया है, तो तब इंडिया का राजा कौन था, तो 1660s के समय पे औरंगजेब आ गया था। या बटिस्टा टवेनियर या बर्नियर कौन था, कहाँ से आया था, कौन से कंट्री से आया था, ये भी पूछा जा सकता है। अब इनके द्वारा क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कंटेम्प्रेरी, वो सब कुछ चीज़ें इस किताब में दिया गया है ये पहले चैप्टर के अंदर। तो आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करना है कि इब्न बतूता ने क्या लिखा, अल बरूनी ने क्या लिखा, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। इनफैक्ट इसमें से सर मेंस में सवाल आया था कि व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द अरब ट्रैवलर्स इन हिस्ट्री। पीटी के अंदर आपको सवाल आ चुके हैं मेनली। बॉक्सेस मैंने आपको पहले कहे। अब जैसे ये मैप इज़ नॉट इम्पोर्टेंट क्योंकि ये इब्न बतूता की ट्रैवल्स के ऊपर है कि बतूता कहाँ सेंट्रल एशिया में जाके आया। अब इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बट इसके अंदर की कंटेम्प्रेरी पीरियड में अल बरूनी ने क्या ऑब्जर्व किया था, और मेनली हमें ये भी देखना है कि बाकी सारे लोगों ने क्या देखा। जैसे बर्नियर के ऊपर इंटरेस्टिंगली आपको यहाँ से एक बार सवाल आ चुका था कि इनमें से कौन से व्यक्तियों ने डायमंड माइंस के बारे में इंडिया में लिखा है, और वो था जॉन बटिस्टे टवेर्नियर। यहाँ लिखा गया ही वॉज अ फ्रेंच ज्वेलर, और वही उसका राइट ऑप्शन था। इंटरप्रीट करके सवाल आया था, तो सीधा सीधा सवाल नहीं आता डायरेक्ट, बट इनडायरेक्टली सवाल आते हैं सर। मुगल आर्मी के बारे में किसने लिखा है, बर्नियर, नेक्स्ट टाइम सवाल आ सकता है। तो ये चैप्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको मैक्सिमम सवाल आपको निकल के मिल जाएंगे सर। ओके, तो ये स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि इसको ध्यान से पढ़े, डिटेल्स में पढ़े कि इनकी सोशियो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग क्या थी, ये कौन से सिटीज़ में गए थे, इनके साथ क्या दिक्कतें हुई थी, कहाँ लूट लिया गया था इब्न बतूता। एक बार कुछ पूछा था कि लूट भी लिया वो ह्यूएन सांग के बारे में पूछा था, वो एंशिएंट इंडिया के कंटेक्स्ट में था, पर इब्न बतूता के साथ भी ये हुआ है सर। ओके, अब्दुल रजाक समरकांडी कब आया, किस दौर के अंदर आया, तो वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस कंडीशंस। इनफैक्ट पीटर मुंडी जब इंडिया के अंदर आया तो भारत में पॉवर्टी को देख के बहुत दुखी हुआ था कि भाई एक टाइम के ऊपर एक बंदा ताजमहल बना रहा है और दूसरी साइड के ऊपर लोग गरीबी के अंदर मारे जा रहे हैं। तो उसने बहुत ही क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन किया, तो पूछा जा सकता है आपको। तो ये चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना मेन। तो सेकेंड, इसमें सोशल कंडीशन में वुमेन स्लेवरी के बारे में लिखा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर। ओके, मतलब उस गुलाम प्रथा भारत हाँ, में भी उसमें हाँ गुलामी प्रथा मिडिवल इंडिया में थी, एंशिएंट इंडिया में भी थी, मॉडर्न पीरियड में जाके अबॉलिश हुई सर स्लेवरी सिस्टम। तो 1833 के चार्टर एक्ट में पहले कानून पास किया गया और तकरीबन 1843 में एलन बेरो ने उसका प्रोक्लेमेशन निकाला। तो ये तो कहानी है। सेकेंड चैप्टर भक्ति सूफी। अब देखिए सर, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स एंड मेंस, क्योंकि यहाँ से भक्ति लिटरेचर, सूफी लिटरेचर, और इसमें भी आप देखिएगा तो टाइमलाइन आपको मिलेगी, क्रोनोलॉजी कौन से भक्ति संत कौन से पीरियड से है। जैसे आप देखिए लाल देड़ कब बिलोंग कर रहा है। अब क्या पूछेगा यूपीएससी, लाल देड़ वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ चोकोमेला। अब ये चोकोमेला और ये 1300 से 1400 के पीरियड में है। ये स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा, डेफिनेटली सही होगा। इसी बेसिस के रूप में यहाँ से पॉलिटिकल हिस्ट्री पूछता है कि बाबर ने जब इन्वेट किया तब भारत में कबीर थे कि नहीं थे, चैतन्य महाप्रभु कौन से स्टेट से बिलोंग, कभी स्टेट पूछ देगा। तो ये बॉक्स के अंदर से आपको बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मिलेगी। इनफैक्ट स्टैंडर्ड 7th की एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसा ही बॉक्स दिया गया है, उसमें मैप के थ्रू भक्ति संतों को दर्शाया गया है। अब ये जो चैप्टर है इसमें पूरी की पूरी भक्ति सूफी ट्रेडिशंस है। मेरे हिसाब से ये चैप्टर को आपको नहीं करके 3-4 दफ़ा रिवाइज करके जाना है।
बॉक्सेस के अंदर से हु वॉज कराईकल अमियार, वो कौन से संप्रदाय, अलवर से बिलोंग करती थी, नैनार से बिलोंग कर रही थी, वैसे सवाल आ सकते हैं। भक्ति की डेफिनेशन से सवाल आ सकते हैं। इसके साथ साथ सूफ़ी मूवमेंट के अंदर से सूफ़ी कहाँ से निकल के आए, सूफ़ी संतों की भी टाइमलाइन सर अगर आप देखें तो यहाँ पे दी गया है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से लेके औलिया आपको पूछ देगा, क्रोनोलॉजिकली सेट कर दीजिए कि ये कौन कहाँ से थे। जी सर, मुझे याद आ रहा है एक बार पूछा था कुछ दादू दयाल वो से कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर और बाबर, हाँ, तो वैसे सवाल आते रहते हैं। कीवर्ड्स है जिक्र, जियारत, खानक, समा, दरगाह, पीर, मुर्शिद, ये सब कौन होते हैं, मीनिंग पूछ देता है यूपीएससी। कौन सी मुगल प्रिंसेस यहाँ पे भक्ति या सूफी संतों के साथ जुड़ी हुई थी, वैसे सवाल आ सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बुक के कंटेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सेकंड चैप्टर था। तीसरा है विजयनगर। अब देखिए सर, यूपीएससी पिछले 3 साल से प्रीलिम्स हो, मेंस हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली विजयनगर को पूछ रहा है। 3 साल से कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस विजयनगर से आ रहे हैं। कॉलिन मैकेंजी वाज द पर्सन हु वाज द फाउंडर, या उसने डिस्कवर किया था, फाउंडर तो खैर संगम डायनेस्टी थी। इसमें भी आपको वही कहानी करनी है जो मैंने पहले आपको बताया। विजयनगर तो आपको बहुत ही डेप्थ के अंदर पढ़ के जाना पड़ेगा। खासियत यह है कि विजयनगर के कंटेक्स्ट में अगर आप देखिए तो ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है मिडिवल इंडिया में, कि कौन सी डायनेस्टी कब बनी थी रीजनल किंगडम के रूप में, और पोर्चुगीज उनके कंटेम्प्रेरी थे कि नहीं थे, इस बार सवाल आ चुका था। सेकेंडली, विजयनगर के ऊपर इस बार आप देखोगे सीडीएस के अंदर सवाल आया था। जेम्स विलिट का सवाल था, अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ का था, कॉलिन मैकेंजी का था, या जियो साइंटिस्ट में सवाल था कि इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया भारतीय आर्कियोलॉजी के अंदर, और हम्पी को कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी आपको क्लियर हो जाएगी। पोर्चुगीज से भटकल, हाँ, पोर्चुगीज और उसके ऊपर आ ही रहा है। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। विजयनगर आर्किटेक्चर के ऊपर से सवाल आया था एक बार, कल्याण मंडप, वो भी यहाँ से था। इनफैक्ट हमने एक सीडीएस का पेपर सॉल्व किया था जिसमें नयनकारा सिस्टम के बारे में बोला गया था, वो भी यहाँ से सॉल्व कर सकते थे। हम्पी के आर्किटेक्चर, सिटी के बारे में, और विदेशी ट्रैवलर्स बहुत आए विजयनगर में, उनके बारे में भी आपको यही चैप्टर के अंदर से डिटेल मिलेगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, कल्चर, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल सेंस के अंदर ये चैप्टर पढ़ के जाना है अच्छी तरह से। मतलब मैं सर जो समझ रहा हूँ जी सर, कि एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं तो काफ़ी सारे हिस्ट्री के सवाल सॉल्व तो होते हैं। हाँ। ये बात सही है, कुछ रैंडम बॉम्ब आते हैं जो एडवांस किताबों में हो, पर ये नेगेटिविटी रखना कि मतलब ना ही मैं तो पढ़ के ना जाऊँ, वैसा एटलीस्ट ये तो देख के जाओ, यहाँ से सीधा सीधा सवाल निकल के आ रहा है। इसमें तीसरा चैप्टर है 16th और 17th सेंचुरी में भारत की पीजेंट और इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, ज़मींदार की सिस्टम क्या थी मुगलों के समय में। अब देखिए सर, दिल्ली सल्तनत इसमें ये बुक के अंदर कवर नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली सल्तनत से सवाल नहीं आएगा। स्टैंडर्ड 7 की एनसीईआरटी अवर पास्ट 2 है, उसमें दिल्ली सल्तनत है, एक बार गो थ्रू कर दीजिएगा। अब इसमें एक्चुअल में जो टॉपिक दिया गया है वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल रेवेन्यू सिस्टम और उसके एक बेसिस के रूप में है। ये चैप्टर के एंड में या बेसिकली जो बॉक्स दिया गया है, ये बॉक्स में फिर से वही है, बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया, और पूरी मुगल टाइमलाइन है। तो ये अच्छे से करके जाओ, ये पढ़ोगे, और फिर उसके कंटेक्स्ट में आप देखिए कि मुगलों की हिस्ट्री को इसको कैसे दर्शाया गया है, कैसे इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हुई है, कैसे मुगलों के समय के अंदर पीजेंट्स की कंडीशन हुआ करती थी। जैसे पूछा मुकद्दम कौन हो सकता है, पटवारी का रोल क्या था, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में सूबा, सरकार, परगना पूछा गया था। तो इनडायरेक्टली ये सब आपको हेल्प करेगा। अब इसमें से वर्ड टू वर्ड सवाल नहीं आएंगे, बट देयर आर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस देन कैन बी फॉर्म्ड। ओके, तो अभी 2-3 साल से तो यहाँ से कम आ रहे हैं, बट देन यूपीएससी है, अनप्रिडिक्टेबल है, आपको एक क्लैरिटी हो जानी चाहिए। खास करके रेवेन्यू सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी स्टेट को चलाने के लिए। तो आपकी मनसबदारी सिस्टम हो गई, मनसबदारी के साथ साथ मनसबदारी एडमिनिस्ट्रेशन थी, पर इसको अगर आप देखिए कि 10 साला सिस्टम है जो अकबर ने लागू किया था, वहाँ से सवाल आपकी शक्यता रहेगी। एक बार पूछा कि आमिल कौन होता है, तो आमिल बेसिकली रेवेन्यू का ऑफिशियल हुआ करता था। तो इस तरह के सवाल आपको आएंगे, अच्छा करके जाना पड़ेगा। अबू फजल ने क्या लिखा है अकबर के बारे में, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में मिलेगी। लास्ट जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है मुगल कोर्ट्स के किंग्स एंड क्रोनिकल्स। मगर मुगल कोर्ट्स के अंदर जो ऑथर बैठे हुए हैं, उन्होंने मुगलों के बारे में क्या लिखा है। अब इसको एज ऑलवेज मैंने बताया कि इसको पहले लास्ट पेज के ऊपर चले जाओ, इसमें आपको मुगल हिस्टोग्राफी मिलेगी, मुगल ऑथर्स के द्वारा मुगलों के बारे में क्या लिखा है। अब ये चैप्टर मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा गया था कि पर्शियन लिटरेचर की इंपॉर्टेंस बताइए एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो ये कैसे लिखोगे, तो लाहौरी ने बादशाह नामा लिखा, जहांगीर ने जहांगीर नामा लिखा, ये सब फारसी भाषा में लिखा गया था। और उसकी थीम आपको पकड़ के जानी है, क्योंकि किताब का नाम तो ऑलरेडी आपको अब धीरे धीरे करके याद रह जाएगा। तो कंटेम्प्रेरी पीरियड में अभी हिस्ट्री में जो सवाल आ रहे हैं वो पर्शियन लिटरेचर से कम आ रहे हैं, पर मेंस में पूछ दिया था। बाकी संस्कृत और उसके ऊपर से ज़्यादा हम लोग डेप्थ के अंदर कर
सकते हैं। तो ये आपकी मिडिवल इंडिया की थी। स्टैंडर्ड 12th पार्ट 2 एंड अवर पास्ट 2 स्टैंडर्ड 7th की, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपको इसी तरह से इसको करके जाना है। जी सर। तो दोस्तों, ये जो पूरी की पूरी हमारी एनसीईआरटी की वीडियो सीरीज है, जहां आपको एनसीईआरटी को कैसे एनालिसिस करना है, इसके बारे में हम चर्चा तो करेंगे, पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी एक पार्ट है यूपीएससी का और वो फाउंडेशन के रूप में तैयारी होती है, पर यूपीएससी के अंदर अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे, ओवरऑल सिलेबस देखने की कोशिश करोगे, तो उसमें एनसीईआरटी के बाहर का भी एक स्कोप बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है एज अ सोर्स ऑफ मटेरियल, एज अ सोर्स ऑफ स्टडी। ये करने के लिए बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी और एट टाइम्स आपको ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं मिलता। इन सब का सॉल्यूशन और इन सब का एक वन स्टॉप गेटवे के रूप में मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहां हम लोग हमारे लाइव क्लासेस कराते हैं। जैसे कि मैं अपना हिस्ट्री का कोर्स कराता हूं, फाउंडेशन कोर्स, जहां ये एनसीईआरटी साथों के साथों और भी रेफरेंस बुक को कवरेज देता हूं। अभी आज की तारीख में अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, सब के सब टॉपिक्स को कराएंगे। अभी आपको इसका सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हो रहा है एट 24,999 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है। 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, इसमें जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड है। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस। जी हाँ दोस्तों, मल्टीपल बैचेस यहाँ पे हमारी लॉन्च होती है, इन सब के ऊपर आप अपना क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। फायदा अनअकैडमी का यही है कि आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा, सिलेबस कवरेज से लेके, एमसीक्यू प्रैक्टिस से लेके, हैंडआउट से लेके, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चन पेपर को सेट करना और पढ़ाई करवाना। तो जरूर से जुड़िए हमारे साथ ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। मंजिल बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं इंग्लिश में, यानी कि हिंदी इंग्लिश में। हमारी अचीवर्स बैच है, टोटल इंग्लिश मीडियम बैच है, आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप हिंदी की बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द लक्ष्य बैच। तो देर किस बात की है दोस्तों, अपना अभी का अभी सब्सक्रिप्शन लीजिए, 1 तारीख के बाद फीस बढ़ जाएगी। हमारी 2026 के लिए फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल है। साथों के साथों अगर आप मेंस लिख रहे हो यूपीएससी की, तो आप हमारे क्यूईपी क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम में भी जरूर से आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी की पूरी लिंकेज मिल जाएगी। अगर आप डिस्काउंट कोड यूज करना चाहते हो तो आप mrunal.org या PN Live आइदर ऑफ द केस के अंदर डिस्काउंट कोड यूज करिए और अपना जो सिविल सर्विसेज का जो सपना है वो पूरा का पूरा साकार कर सकते हैं। हमारी एआई इंटीग्रेटेड जो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजिकल इंटरफेस है, उसका भी आपको लाभ मिलेगा अगर आप हमारे साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जुड़ोगे, जहां आपको मेंटरशिप भी मिलती है और एआई के द्वारा आपको कवरेज और रिविजन्स का भी बहुत लाभ होगा। तो जरूर से जुड़िए हम दी अनअकैडमी। हमारे ऑप्शनल कोर्सेज, जैसे मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, वैसे ही वी विल सी कि बाकी सारे सब्जेक्ट के ऑप्शनल एक्सपर्ट्स है जो आपको हेल्प करेंगे इन दी ऑप्शनल प्रिपरेशन एज वेल। तो आप हमारे साथ जरूर से जुड़ना और मैं आपको फिर से वेलकम करता हूं ऑन दी अनअकैडमी। चलिए हम लोग फिर से अब हमारे सेशन के ऊपर चले जाते हैं और एनसीईआरटी की फाउंडेशन को कैसे रीड करना है उसकी तैयारी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने एंशियंट कंप्लीट किया, हमने मध्यकाल कंप्लीट किया, आखिर में आता है सर फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब तीसरी किताब। फ्रीडम स्ट्रगल के पॉइंट ऑफ व्यू से सर 2 किताबें इंपॉर्टेंट है। एक है अवर पास्ट 3 स्टैंडर्ड 8 की किताब और दूसरी है थीम्स इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। अब देखिए कि बड़े से छोटे में जाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इंटरेस्टिंगली इसमें जो थीमेटिक दिया है थोड़ा डेप्थ में दिया है, अच्छा दिया है, और इसको स्टैंडर्ड 8 के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप, जैसे इसकी एक है रेबल्स एंड द राज, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे भी दिया है। अगर आप स्टैंडर्ड 8 की किताब को अगर आप कंपेयर करके देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे भी दिया है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। तो इन दोनों चैप्टर को साथ में पढ़ो। वैसी ही कहानी अगर आप देखोगे तो आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट की देखने को मिलती रहती है। अब इसमें मैं ये सजेस्ट करूँगा कि कुछ कुछ चीज़ें आप स्टैंडर्ड 8 के साथ कंटेम्प्रेरी पीरियड में पढ़ोगे तो ज़्यादा, क्योंकि वो मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री में से एनसीईआरटी में से सवाल कम आते हैं, बट यू कैन आंसर दिस अराउंड। अब इसमें सर दिक्कत क्या है, 1857 का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कॉलोनियल आर्किटेक्चर, कॉलोनियल टाउन प्लानिंग के ऊपर से सवाल नहीं पूछता है, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत सारे टॉपिक आ सकते हैं। कॉलोनियलिज्म के ऊपर से सवाल आ सकते हैं क्योंकि वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो एज ऑलवेज मैंने बताया कि हमको क्या देखना है, हमें कीवर्ड्स देखने हैं। जोतेदार कौन थे, जमींदार और जोतेदार के बीच में रिलेशंस क्या हुआ करते थे, बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट के बाद क्या चेंजेस हुए, कॉर्नवॉलिस की कहानी आपको मिलेगी। तो मॉडर्न हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको होगी तो ये बुक पढ़ने में बहुत मज़ा आएगी। इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो हमने पिछली एनसीईआरटीज़ के अंदर देखा, सेम वही की वही टाइमलाइन यहाँ पे भी आपको मिलती है। ये देखो, उसके बाद उल्टा पढ़ना शुरू करो तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी
कि क्या हुआ, जैसे संथाल रिवॉल्ट के बारे में, संथाल रिबेलियन के बारे में, रैयतों ने विद्रोह किया दक्खन में, रैयत विद्रोह कहते हैं उसको, तो उसके कंटेक्स्ट में है। इसमें पहला चैप्टर जो है वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल के ऊपर है कि कैसे आर्थिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और रिबेलियंस होने की शुरुआत हुई। सेकेंड चैप्टर 1857 के ऊपर है, उसमें भी मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि मैप से ही सवाल आए हैं। इसमें भी बैक टू बैक पूरी टाइमलाइन है कि 1857 कैसे हुआ था, सब्सिडियरी अलायंस का लागू होना, अवध के नवाब को हटा देना, और उसके बाद म्यूटिनी 10 मई को शुरू हुई और कैसे ब्रिटिश ने उसको कंसिडर किया, उसको सप्रेस किया। तो 1858 में जून में रानी झांसी की मृत्यु हो गई, यहाँ से सवाल आने की शक्यता रहेगी। एज ऑलवेज मैंने आपको पहले भी कहा कि इसमें सेंटर्स ऑफ रिबेलियन से सवाल आ सकते हैं कि कहाँ कहाँ रिबेलियन हुए थे, कैसे ये मूवमेंट हुआ था ब्रिटिश का और हमारे सैनिकों का, या बेसिकली हमने कैसे विद्रोह किए। पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन। तो बॉक्सेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन वी स्टडी व्हाट इज एनसीईआरटी ऑल अबाउट, क्योंकि एनसीईआरटी में से थीमेटिक याद रखना है। व्हाट इज सब्सिडरी अलायंस, इस बार सवाल पूछा था 2 साल पहले कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। एक ऑप्शन दिया था कि मनी वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव, और पूछा था कि आपको ऑड वन आउट निकालना है, तो बेसिकली यही ऑड वन आउट था। अवध का एनेक्सेशन किसने किया था, या चेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसने आइडेंटिफाई किया था, ये लाइन है। तो ये अवध के बारे में लॉर्ड डेलहौजी ने कहा था कि ये तो मेरे लिए चेरी है, ये तो मैं खा के जाऊँगा। तो इस तरह के सवाल आपको पूछने की शक्यता है। तो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स ये चैप्टर में करना, तालुकदार्स के चैप्टर के ऊपर आपको पूछा जा सकता है। तो इंटरेस्टिंग है, बड़ा अच्छे से ये चैप्टर दिया हुआ है, 8th में भी दिया हुआ है और 12th में, दोनों को साथ में लेके पढ़ना तो ज़्यादा मजा आएगा। ये सेकंड चैप्टर हो गया। तीसरा है कॉलोनियल सिटीज़, अर्बनाइजेशन एंड प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि इसको स्किप कर दो, वरना सबसे लास्ट में गो थ्रू कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें सर आप देखेंगे तो सिटीज़ के बारे में, टाउन प्लानिंग के बारे में, अंग्रेज़ों ने कैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास का डेवलपमेंट किया, वहाँ क्या क्या किस प्रकार की आर्किटेक्चर बनाई, वो पूछा था। मुझे नहीं लग रहा है वहाँ से सवाल आएगा। सवाल यहाँ से आ सकता है क्योंकि इसमें ब्रिटिश आर्कियोलॉजी, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के बारे में और भारत में कैसे डेवलपमेंट हुआ ब्रिटिश एरा में, वो लिखा गया है। जैसे आप देखोगे यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टैब्लिश इन बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा 1857 में। दिस कैन बी ए क्वेश्चन। भारत में बॉम्बे थाने के बीच में रेलवे लाइन शुरू हो गई, सबको पता है। एशियाटिक सोसाइटी की फाउंडेशन, सुप्रीम कोर्ट कब बन के आया था, तो ऐसे सवाल आपको ज़्यादा पूछने की शक्यता रहेगी इस यहाँ से। ओके, एंड रेदर देन गोइंग इनटू बॉल बाय बॉल की कौन सा सिटी कब बन के आया और उसमें कहाँ समुंदर किनारा था और कहाँ नहीं था, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से सवाल आएगा। लास्ट इसकी 13 नंबर की जो थीम है वो है मेनली इंडियन नेशनल मूवमेंट से। अब क्या यहाँ से सवाल आएगा? डेफिनेटली सर, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर में अगर आप देखोगे तो इसमें भी क्रोनोलॉजिकली है। पहले तो गांधी जी आए और चंपारण सत्याग्रह से लेके नॉन सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, कांग्रेस की सरकारें बनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब कुछ दिया हुआ है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपको। कुछ साल निकाल दिए हैं क्योंकि बच्चों के लिए है, पर हम उसको डेप्थ में पढ़ेंगे। इसको बॉल बाय बॉल पढ़ के जाना है। सॉल्ट सत्याग्रह क्या था, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, कहाँ कहाँ इसे आई है, तो ये समझ में आपको बहुत हेल्प करेगा। सीधा सीधा सवाल शायद आप अटेम्प्ट कर भी सकते हो, ये इसके बाहर की भी पूछ सकते हैं क्योंकि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ से, बट ये इंपॉर्टेंट है। इसके सिवाय लास्ट जो चैप्टर है वो है पार्टीशन के ऊपर है। तो आप देखिए कि सर पार्टीशन के ऊपर सीधे सीधे तौर के ऊपर अभी तक सवाल नहीं आया है, बट इसके एक इमोशनल इम्पैक्ट है, कनेक्ट है इंडियन हिस्ट्री के साथ, खास करके ऐसे लिखने के टाइम के ऊपर कि भाई इंडिया का बंटवारा क्यों हुआ था, किस बेसिस के रूप में हुआ था और ब्रिटिश ने क्या क्या इसके अंदर खेल खेले थे, मुस्लिम लीग की इमरजेंस कैसे निकल के आई, वो यहाँ पे पीछे दिया हुआ है बहुत अच्छे से। तो इसमें थोड़ा कम्युनलिज्म की ओरिजिन, भारत में किस तरह से पार्टीशन के पीछे की जो साजिश की थोड़ी बहुत वो, और बेसिकली जो इम्पैक्ट होती है सोशियो इकोनॉमिक, जिसमें आप ऐसे के रूप में यूज़ कर सकते हो। अभी पीटी के पॉइंट ऑफ से उतनी इंपॉर्टेंट आपको नहीं दिखेगी। इसके सिवाय लास्ट इसका जो चैप्टर है वो है फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस बार सवाल आया था कि सच्चिदानंद सिन्हा को एक प्रोविजनल प्रेसिडेंट के रूप में क्यों बनाया गया था, या हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, पर वो यहाँ से नहीं आया, यहाँ खाली राजेंद्र प्रसाद का ही नाम लिखा है। तो उसके लिए आपको पॉलिटी की किताब देखनी पड़ेगी, बट एज ऑलवेज मैंने पहले भी कहा आपको हमेशा पीछे से देखना है, क्योंकि इसमें भी कंक्लूजन है क्विट इंडिया मूवमेंट का, कैबिनेट मिशन का आना, ब्रिटेन में इलेक्शन होने, और 47 के पहले की जो 1 साल की घटनाएं हैं वहाँ से भी क्रोनोलॉजिकल सवाल आएगा। तो ये ठीक ठाक करके जाना। बाकी तो इसमें तो यही है कि भाई आज़ादी के बाद कैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, किस किस तरह से डेवलपमेंट हुए, तो पॉलिटी में और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में हम लोग डेप्थ के अंदर पढ़ देते हैं। मेरे 2-3 सर प्रश्न ही था। जी सर। ये जो आप तीसरी किताब आपने सिखाई, राइट, इसमें 1857 उसके बाद की बात है, तो अब कुछ विद्यार्थी ये
कहेंगे वो तो स्पेक्ट्रम में दिया है ना, तो इसको नहीं देखना है, तो वुड यू रेकमेंड सच कोर्स ऑफ एक्शन? सर मैं ये कहूँगा कि आप बड़े रेफरेंस बुक पढ़िए, उसमें कोई ना नहीं है, इसमें से बॉक्सेस और थोड़ी थीम पढ़ के जाना, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रेफरेंस बुक में नहीं दी गई है। आपको एक सिंपल एग्जांपल, शायद आप हमारी डिस्कशन भी हुई थी, एक बार पूछा था कि भारत का नेशनल एंथम खास करके रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहाँ पे ट्रांसलेट किया था, तो वो सोशल साइंस की जो एक एनसीईआरटी उसमें ही आपको दिया गया था, और मदनपल्ली करके एक जगह थी। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो यहाँ पे दिया होगा, से फॉर एग्जांपल ये फोटोग्राफ के नीचे दिया होगा, यहाँ पे कुछ दिया होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन हिस्ट्री देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि वो आपको सवाल निकाल के आ जाएगा। से फॉर एग्जांपल हाँ 1857 के ऊपर ही आप देख लीजिए, जैसे 1857 के रिवॉल्ट का जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले ही एक बॉक्स दिया गया था जिसका नाम था आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन। अब हो सकता है कि आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जो नई किताबें हो उसमें ऐड किया गया हो या किसी ने अपडेट की हो, बट बहुत सारी बुक्स में आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन के बारे में बॉक्स नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू, ओके। तो उन सब में आपको ये एनसीईआरटी बहुत हेल्प करेगी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप भले कोई भी डेप्थ वाली रेफरेंस बुक पढ़िए, पर उसको इग्नोर मत करिए सर। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो सीधे सीधे तौर के ऊपर आपको, जैसे मौलवी अहमदुल्ला वाज वन ऑफ दी रिबेल लीडर्स। अब स्पेक्ट्रम में एक लाइन लिखी है, यहाँ डेप्थ में लिखा गया है कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट मौलवी अहमदुल्ला, ऐसा सवाल आ जाएगा क्या करेंगे, तो वो आपको थोड़ी हेल्प कर देगी सर। तो एक तो ये तरीका हो सकता है, ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो। अल्टरनेटिवली सर आपके जो कोर्सेज चल रहे हैं उसके अंदर आपने इसकी कॉम्प्रिहेंसिव जो हैंडआउट्स बना दिए हैं, जी सर, स्टार्टिंग फ्रॉम एनसीईआरटी टू एडवांस लेवल राइट बुक्स, सर। आई थिंक दैट विल बी मोर एफिशिएंट। हैविंग सेड दैट, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि विदाउट कोचिंग एनीथिंग मतलब संभव नहीं, ये नहीं, बट बिखरा बिखरा जो है बहुत सारे गैप एरिया है। आप बोल रहे हैं जो 12 का भी क्लास का पढ़ो फिर 6 का पढ़ो, हाँ मतलब बहुत स्केटर्ड है सर। प्रॉब्लम ये हो रहा है, और एक टीचर के रूप में हम ये काम कर रहे हैं कि जो चीज़ एक कैंडिडेट 200 घंटे में नहीं कर सकता उसको हम लोग 20 घंटे में, 30 घंटे में, 40 घंटे में कवर करके इफेक्टिवली कर सकते हैं। और इसके सिवा और भी रेफरेंस बुक, जैसे स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन भी एक रेफरेंस बुक पर आप देखिए, आरसी मजूमदार के ओपिनियंस है, जेएल मेहता के ओपिनियंस है, मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक आती है, तो और भी हम रेफर करते हैं सो दैट एक कंटेक्स्ट निकल के बच्चा अच्छी तरह से कैंडिडेट लिख पाए और आंसर से लेके वो इफेक्टिव सॉल्यूशन की तरफ आए। मतलब कॉलेज में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो एक टेस्ट कल्टीवेट करना चाहते हैं, दे कैन स्टार्ट विद दिस। लेकिन अगर आपको 2025 की तैयारी करनी, 11 महीने के बाद नेक्स्ट प्रीलिम होगा, और भी सब्जेक्ट करने तो टाइम बाउंड मैनर में कवर करना है, तो कोर्सेज आर मोर रिलेवेंट। और अभी अगर आप अनअकैडमी के ऊपर ज्वाइन करो तो 15 मंथ्स का आपको सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है एट 24,999, तो ज़रूर से इसका लाभ उठाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, और पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कसिंग दिस हिस्ट्री एनसीईआरटी सर। और मित्रों ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स भी, तमिलनाडु के टेक्स्ट बुक भी, पूरी सीरीज सर ने फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाई। आप जरा सर्च करो प्रतीक नायक हिस्ट्री और एनसीईआरटी या तमिलनाडु, आपको पूरी प्लेस लिस्ट मिल जाएगी, उसका फ़ायदा उठाइए। और डाउनलोडेबल पावर पॉइंट भी उसके अंदर होते हैं। तो जुड़ने के लिए शुक्रिया, और अनअकैडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। लेट्स